हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कंपटीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर सीजीएल सचिवालय साइंस प्रैक्टिस जीके और साइंस में फ्रेंड्स सेट नंबर 41 के पहले का सेट नंबर अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर सारा का पीडीएफ मौजूद है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर आप इसका डिस्कशन देखना चाहते हैं तो डिस्कशन के रूप में आप सेट नंबर BSSC सेट प्रैक्टिस सेट नंबर डाल के आप जो भी सेट नंबर का देखना चाहते हैं उसको आप आसानी से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये BSSC के इसके पहले का 38, 39 और 40 सेट प्रैक्टिस जो आपको करवाया था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित सेट प्रैक्टिस करवाया था, यानी कि हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन का भी सेट प्रैक्टिस करवा दिया है। इसके अलावा सेट प्रैक्टिस जो है 75 संभावित क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछने की संभावना है या इस लेवल का क्वेश्चन आपको पूछेगा, ऐसा संभावित क्वेश्चन जो है हम आपको सेट प्रैक्टिस में करवा चुके हैं। फ्रेंड्स, अब समय बहुत कम है और आपके रिवीजन करने का टाइम जो है वो भी कम है और जितना संभव आपसे हो सकता है उतना ज्यादा रिवीजन क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। हर सब्जेक्ट को साथ में ले चलेंगे। ऐसा नहीं कि रीजनिंग में आपका 1 नंबर नहीं आएगा, रीजनिंग बनाइएगा सही सही तो आपका आधा नंबर आएगा, मैथ बनाइएगा तो आपका 2 नंबर आ जाएगा, जीके बनाइएगा तो आपका आधा नंबर आ जाएगा। ऐसा नहीं है, तो सब सब्जेक्ट में नंबर की संख्या समान है। ऐसे स्थिति में सभी सब्जेक्ट को आप साथ लेके चलिएगा और सभी सब्जेक्ट में अच्छा करने का पूरा कोशिश करिएगा। किसी एक सब्जेक्ट से आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। हर एक सब्जेक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपका साइंस है, जितना इंपॉर्टेंट जीके है, जितना इंपॉर्टेंट आपका कह सकते हैं कि मैथ है या रीजनिंग है। सभी इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है जो आपको BSSC में पूछने वाला है। फ्रेंड्स, ये जो हम BSSC का सेट प्रैक्टिस आपको लाके दे रहे हैं ये केवल बिहार SSC में नहीं, केवल सचिवालय सहायक में नहीं, बल्कि बिहार दरोगा के लिए भी, बिहार पुलिस के लिए भी या आगामी जो भी कंपटीशन का एग्जाम होगा आपको बिहार से लेके रिलेटेड या अन्य रेलवे से रिलेटेड वो सभी में ये क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। इसलिए हम आपको कहते हैं कि एक बार इसका रिवीजन करने का पूरा प्रयास करें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ अच्छा आपको सिखा पा रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, चैनल को नए हैं तो, और शेयर भी कर दिया कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अभी तो यह ट्रेलर है, लेकिन जब कभी भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बताने लगेंगे, पढ़ाने लगेंगे, तो ऐसे स्थिति में हम आपको बहुत अच्छा ट्रिक ला के देंगे। क्योंकि मैसेज भी स्टूडेंट ने किए हैं कि सर कुछ ऐसा ट्रिक बताइए, जो आप ट्रिक देते हैं बड़ा अच्छा लगता है, तो ट्रिक हम लाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लाएंगे। वो जब डिस्क्रिप्टिव पढ़ाएंगे ना तो वहां आपको एक से एक ट्रिक हम आपको देंगे। अभी तो इसमें समय का अभाव रहता है, आप ही लोग का कहना रहता है कि थोड़ा समय कम कीजिए, थोड़ा समय कम कीजिए, तो इस लिहाज से हम पूरा डिस्कशन नहीं कर पाते हैं। एक आध क्वेश्चन में गलतियां भी हो जाता है हमसे जल्दबाजी में, तो खैर उसके लिए क्षमा कीजिएगा, कोई बात नहीं। खैर क्वेश्चन देखते हैं, और चूंकि आपका समय बहुत कम है और कम समय में ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, ज्यादा आपको मेहनत करना है। NCERT का सारा हम साइंस का क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवा दिए हैं, जैसा कि हम आपसे वादा किए थे। तो वो सारा को PDF आप ले लेंगे। PDF प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। नंबर जो है 77 17 75 37 55, वो नंबर को आप सेव करेंगे। व्हाट्सएप नंबर पर प्रत्येक साइंस का 10 रुपया का अगर आप पे करते हैं तो आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पर ही आपको मिल जाता है वो PDF। बाकी ये सब जो सेट प्रैक्टिस चल रहा है इसका PDF आपको फ्री में है। फ्रेंड्स, आज ही हम FIFA वर्ल्ड कप से संबंधित भी वीडियो अपलोड कर दिए, तो उसको भी आप देखने का प्रयास करेंगे, पूरा रिवीजन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिरहोर जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करती है? ध्यान देंगे, बिरहोर जनजाति जो है वो झारखंड में निवास करती है। बिरहोर के अलावा जो जनजाति निवास करती है उसको ध्यान रखेंगे तो कोरवा जनजाति, अमूर जनजाति, भुइया जनजाति, ओराव जनजाति, या सभी मुंडा जनजाति, ये सभी जनजाति जो है वो झारखंड में निवास करती है। तो एक दो को लिख लेंगे, अमूर भुइया, अमूर भुइया जनजाति, इसके अलावा मुंडा जनजाति, इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे मुंडा जनजाति के अलावा कोरवा जनजाति, कोरवा जो कि छत्तीसगढ़ में भी कोरवा जनजाति मौजूद है। क्लियर? तो आप इतना ध्यान रखेंगे। पश्चिम बंगाल में भी कुछ जनजातियां पाई जाती है, जिसको याद रखेंगे, भूमिज जनजाति, संथाल जनजाति, लेप्चा जनजाति जो सिक्किम में भी पाई जाती है, लिम्बू जनजाति जो दार्जिलिंग में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पाई जाती है लिम्बू जनजाति। इसके अलावा लोघा जनजाति भी है जो पश्चिम बंगाल में है। उड़ीसा को भी शॉर्ट रूप से देख लेंगे। उड़ीसा में पाई जाने वाली जो जनजाति है वह गोंड जनजाति, सोंड जनजाति, डोंगरिया जनजाति, कोंध जनजाति, बुंडो जनजाति, कोल, ओराव, चेंचू, जुआंग, खरिया, भुइया, ये सभी जनजाति जो है वो उड़ीसा में पाई जाती है। ध्यान देंगे, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति के अंतर्गत ध्यान रखेंगे बिसन हॉर्न जनजाति, गोंड खेरवार जनजाति,
और इसके अलावा बैगा जनजाति, कोल जनजाति, मुंडा जनजाति, अबुझ मारिया जनजाति, मूरिया जनजाति, गोंडा जनजाति, बंजारा जनजाति, ये सभी मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां होती है। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य में दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो दालमा आपका झारखंड में पाया जाने वाला एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। ध्यान देंगे यह किसके किसके लिए प्रसिद्ध है दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य? तो ध्यान देंगे तेंदुआ, हिरन, भालू, जंगली सुअर, तेंदुआ, हिरन, भालू, जंगली सुअर, हाथी, ये सभी के लिए दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। अब देखेंगे बिहार में पाई जाने वाली जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कई प्रकार के बिहार में भी पाई जाती है। जैसे कि पश्चिम चंपारण में चले जाते हैं तो वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो पश्चिमी चंपारण में पाई जाने वाली वन्य जीव अभ्यारण्य है जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर। पश्चिम बंगाल की अगर और ध्यान देते हैं तो पश्चिम बंगाल में जो पाई जाती है वो ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल की वन्य जीव अभ्यारण्य की ओर ध्यान देंगे तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। लिखेंगे नहीं, केवल बोल देंगे पश्चिम बंगाल में सुंदरबन पाई जाती है। गुजरात में गिर वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में पाई जाती है और नल सरोवर अभ्यारण्य भी गुजरात में पाई जाने वाली जनजाति है। नेक्स्ट सवाल है, पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? कतई जहर क्वेश्चन है ये जो है ना, ये एक नंबर तेजाब क्वेश्चन है। जैसे ही आप देखिएगा पटना पक्षी विहार, तो हम एग्जाम दे रहे हैं बीएसएससी से, आप जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है तो डायरेक्ट बिहार के पटना मारेंगे। क्लियर। अब वहां तो राज्य आपका ऑप्शन हो सकता है दे दें। तो पटना पक्षी अभ्यारण्य ध्यान देंगे कि एटा जो कि यूपी में स्थित है, एटा जो है वहां यूपी का एक शहर है एटा, वही पटना पक्षी विहार स्थित है। ध्यान देंगे पटना में जो वन्य जीव अभ्यारण्य, तो आप जानते ही हैं कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा बलिया की ओर ध्यान देंगे तो बलिया में लोकनायक पक्षी विहार है। पक्षी लोकनायक पक्षी विहार जो है वो बलिया में स्थित है, इस बात का आप ध्यान देंगे। क्लियर। बलिया में स्थित है। और कभी कभी इसमें यह भी पूछ देता है कि एटा जो है, एटा में पटना पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे 1990 ईस्वी में की गई थी। जबकि बलिया में जो पक्षी विहार है वह सुरहा ताल भी है। लोक पक्षी विहार तो है, ये है लोकनायक पक्षी विहार। सुरहा ताल पक्षी विहार भी ध्यान रखेंगे लोकनायक का ही अन्य नाम है सुरहा ताल, इसी को कहा जाता है सुरहा ताल पक्षी विहार, जिसे लोकनायक पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। जिसकी स्थापना की ओर अगर ध्यान देंगे तो 1991 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? खूब क्वेश्चन है वन्य जीव संग्रह से। तो वन्य जीव सप्ताह जो मनाया जाता है वो अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे वन्य जीवों के यह क्यों मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे वन्य जीवों के निवास को संरक्षित करने के लिए जागरूकता लाई जाए आम जनता में, आम लोगों में। इसके लिए प्रत्येक अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? फ्रेंड्स आपको बता दें कि आपको केसरिया कमीशन क्लास के इतना प्यार आप लोग दिए हैं, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीका से इसे आगे बढ़ाते रहिए। हम आपके लिए नए नए कंटेंट जोड़ते रहेंगे, यूनिक कंटेंट लाते रहेंगे और एग्जाम से रिलेटेड जो भी संभावित क्वेश्चन बन सकता है उसको टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन और आपको सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन हम देने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि आप सफल हों। और जब आप सफल होइएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा सुन के कि आप सफल हुए हैं, और इसी तरीका से आपके लिए हम मेहनत करते रहेंगे। केवल आप, अब देखिए दुनिया का कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो आपके बदले में मेहनत कर दे, कोई भी ऐसा नहीं है। आपके बदले में मेहनत सिर्फ आप कर सकते हैं। क्लियर। और अगर कोई टीचर अगर महान होता है ना तो सिर्फ स्टूडेंट का देन होता है। स्टूडेंट अगर अच्छा खासा निकलता है, कहीं न कहीं अपने जगह पर जाता है, तो टीचर का नाम होता है, गुरु का नाम होता है। तो इस तरीका से आप अच्छा मेहनत करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए और असफलता को अपने आगे आने ही नहीं दीजिए, फ्रस्ट्रेशन को एकदम नहीं आने दीजिए। अगर हम असफल होते हैं ना, अगर हम किसी एग्जाम में असफल होते तो असफल हम नहीं होते हैं। अगर हम असफल हो गए होते तो हम बैठ जाते, कोई ना कोई काम धंधा करने लगते, पढ़ाई छोड़ देते। लेकिन हम असफल नहीं होते, हमारा पढ़ाई असफल होता है, यानी कुछ ना कुछ कमी रह जाता है जिसके कारण से असफल होते हैं। तो
आप फ्रस्ट्रेशन को आगे नहीं आने दीजिएगा। निश्चित तौर पर आप शपथ लेंगे कि आप खुद के लिए, अपने लिए समय निकालेंगे, किसी व्हाट्सएप के लिए नहीं, किसी मोबाइल के लिए नहीं, किसी के मैसेज के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं समय निकालेंगे। कम से कम 24 घंटा में 8 घंटा से 10 घंटा ऐसा समय होना चाहिए जो सिर्फ आपके लिए हो, और वो समय किसी के लिए नहीं है, क्योंकि कोई भी आपको काम देने वाला नहीं है, सिर्फ आप ही आपको काम देंगे। दुनिया का किसी भी इंसान का सबसे बड़ा शुभचिंतक जानते हैं कौन होता है? माता पिता और गुरु। इससे बड़ा शुभचिंतक और कोई भी नहीं होता है। इतना गांठ बांध लीजिए। और वो जो इधर उधर का शुभचिंतक मान के चल के बैठ जाते हैं, फोनिया वाला और मैसेज वाला ना, वो बस दिखावा है। वो तब तक है जब तक आपको उससे किसी न किसी प्रकार का लगाव है। वो हार्मोन आपका है, कह सकते हैं वो हार्मोन है, एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो और वो हार्मोन कहा जाता है। तो वही वो हार्मोन है। वो आज लड़ रहा है, कल हो सकता है उड़ जाएगा। तो उड़ेगा तो आपको ऐसे स्थान पर लाके खड़ा कर देगा जहां से आप खड़ा भी नहीं हो पाएंगे। तो वो एक हार्मोन है, उसको सोच के चलेंगे और अपने लिए समय बचा के चलेंगे। ध्यान देंगे, क्वेश्चन है भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ध्यान देंगे, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो है वो पाया जाता है भारत के अधिकांश भाग में। अब ध्यान देंगे, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो होता है उसकी क्या विशेषताएं होती है? तो मॉनसूनी वन, पहली बात तो कि इसको मॉनसूनी वन भी कहा जाता है, इसे मॉनसूनी वन की संज्ञा भी दिया जाता है। और यह होता क्या है, विशेषता इसका क्या होता है? तो यह कम घने होते हैं। घना जो, जब पतझड़ नामे है कि पतझड़ है यानी पत्ती झड़ जाता है यहाँ, तो यहाँ घना क्या होगा? कम घना होगा। और वर्षा के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देता है। वर्ष जो होता है, जो मौसम होता है, वर्ष के एक निश्चित समय होता है जहां पर अपना पत्ती जो है ऐसे पौधे गिरा देते हैं, जिस कारण से ये पतझड़ वन कहे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसकी विशेषता, ये कम घने होते हैं और वर्ष में ऐसा समय आता है जहां पूरी तरीका से यह पत्ती गिरा देती है। तो भारत में ऐसे वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित होता है? तो विदेशिया लोक नृत्य जो है वह, ध्यान रखेंगे, आपका ऑप्शन बनता है सी, झारखंड। विदेशिया लोक नृत्य जो है वो झारखंड राज्य से संबंधित लोक नृत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर बी, 1953 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। अब ध्यान रखेंगे इसी के साथ साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी पूछ देता है। साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी, ये दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसकी स्थापना की गई थी 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो संगीत नाटक अकादमी 1953 ईस्वी में और साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान इसमें से सही नहीं है? तो ध्यान देंगे, कौन सा मिलान? भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। हितोपदेश नारायण पंडित की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, बिल्कुल सही है। मिलिंद पन्हो जो है वो अश्व घोष की नहीं, मिलिंद पन्हो जो है वो नागसेन के द्वारा रचित है। नागसेन, नागसेन। अब नागसेन में चर्चा क्या किया गया है? तो ध्यान देंगे, राजा मिलिंद और बौद्ध जो भिक्षु थे नागसेन, इस मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद, मिलिंद प्लस बौद्ध भिक्षु, भिक्षु जो नागसेन थे उसके बीच का संवाद की चर्चा मिलिंद पन्हो में किया गया, जिसकी रचना नागसेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया था? ध्यान रखेंगे, भारत सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और किसके बीच खेला गया था? तो ध्यान रखेंगे, भारत के बीच खेला गया था। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। विश्व कप का पहला मैच 7 जून 1975 ईस्वी में खेला गया था। 7 जून, इसको लिखेंगे
7 जून 1975 ईस्वी को विश्व कप का पहला मैच जो खेला गया था वो भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था और लॉर्ड्स के मैदान पर खेला गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। लॉर्ड्स जो लंदन में स्थित है, यहां पर ही खेला गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो ध्यान रखेंगे, नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। क्लियर। 2.4 जो आपको दिया हुआ है यह सिरका का पीएच मान होता है, जबकि 2.8 जो दिया हुआ है वो शराब का पीएच मान होता है और 8.4 जो दिया हुआ है वो समुद्री जल का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो ध्यान रखेंगे, एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक की रचना जो किए थे वह नील्स बोर नामक विद्वान के द्वारा किया गया था, जिन्हें कब 1922 ईस्वी, ये भी ध्यान रखेंगे 1922 ईस्वी में किया गया था। नील्स बोर के द्वारा परमाणु संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया था। नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया था, ध्यान रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नील्स बोर से संबंधित कुछ थ्योरी भी है जो आपको पुस्तक के रूप में लिखा गया है। द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रम एंड द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रम एंड एटॉमिक कंस्टिट्यूशन, एटॉमिक थ्योरी, द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। एटॉमिक थ्योरी के अलावा ध्यान रखेंगे द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। इसके अलावा भी ध्यान रखेंगे द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रम एंड एटॉमिक कंस्टिट्यूशन, ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी नील्स बोर के द्वारा ही लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया था? ध्यान रखेंगे, दूर किसने किया था? तो ऑप्शन आपका बनता है नील्स बोर ने ही रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया था। किस सिद्धांत में? तो समझेंगे इसको कि सर्वप्रथम थॉमसन जो थे, जे थॉमसन जो थे, पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। केवल कंसेप्ट समझेंगे, जे थॉमसन परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर करने तथा हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझने के लिए नील्स बोर जो थे उन्होंने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा ले लिया। मैक्स प्लांक ने जो क्वांटम सिद्धांत दिया था उसका सहारा लिया और उसको लेकर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे ही बोर सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिससे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियां दूर हो सकी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों का गुण धर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते। कहने का मतलब यह है कि कौन सा इसमें से है जो एक उप धातु है, कौन सा है जो एक उप धातु नहीं है, इसमें उप धातु नहीं है। तो ध्यान देंगे, सिलिकॉन तो आपका उप धातु के रूप में आ जाएगा, जर्मेनियम उप धातु है, केरिलियम जब उप धातु है, जबकि आयोडीन जो है वह एक उप धातु नहीं होता है। आयोडीन एक उप धातु नहीं होता है, यह एक अधातु होता है, अधातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो ध्यान देंगे, कार्बन और हाइड्रोजन जब मिल गया तो उसे कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। अब यह हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना वो दो प्रकार का होते हैं, एक तो होते हैं संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त। यानी एक होता है सेचुरेटेड और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड। तो सेचुरेटेड क्या होता है? तो सेचुरेटेड में आप ध्यान रखिएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है? एल्केन इसका उदाहरण होता है। एल्केन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच अगर बॉन्ड देखा जाए तो केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्लियर। जबकि अनसेचुरेटेड यानी असंतृप्त जो होता है वो एल्कीन और एल्काइन होता है, एल्काइन होता है। आप ध्यान देंगे, इसमें डबल बॉन्ड भी पाया जाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जाता है। क्लियर।
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म इसमें से कौन सा है? यानी एक सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता वाला बताना है और दूसरा सबसे कम अभिक्रियाशीलता वाला बताना है। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे, हमने बताया था काशीनाथ का माली सदा आलू जरा फीका पकाता है। ध्यान देंगे, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। तो काशीनाथ कहता है, ऐसा कहने पर कोई अगर काशीनाथ को ऐसा कह रहा है तो काशीनाथ कहता है कौन है जी, आगे आओ। तो यह अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम के रूप में हमने ट्रिक पर बैठाया है। तो ध्यान देंगे, काशीनाथ का, काशी से याद रखिएगा पोटेशियम, शुरू वाला में के यानी पोटेशियम, काशीनाथ यहीं से शुरू होता है। क्लियर? तो काशीनाथ शुरू होता है यहीं से, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील पोटेशियम होता है। अब कौन है जी, आगे आओ, आगे आओ। तो आगे आओ वाला में हम क्या बताए हैं, आगे आओ वाला में सबसे लास्ट हो जाता है आओ, यानी ए यू, ए यू। अब ए यू तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं। क्लियर? तो आप यही याद रखेंगे कि गोल कौन है जी है। ध्यान देंगे, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं हम, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है। काशीनाथ का माली है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। तो काशीनाथ कहता है कौन है जी, कौन है जी, आगे आओ, आगे आओ। अब ध्यान देंगे, काशीनाथ से याद रखेंगे के से काशी हो गया, नाथ से याद रखेंगे सोडियम Na हो गया, फिर का एगो आया तो इसका याद रखेंगे कैल्शियम Ca, जबकि माली वाला को याद रखेंगे Mg मैग्नीशियम, जबकि आलू वाला में याद रखेंगे Al एल्यूमिनियम, जरा से याद रखेंगे Zn जस्ता, फीका से याद रखेंगे Fe यानी फेरस लोहा, जबकि पकाता से याद रखेंगे Pb यानी कि सीसा, जबकि है से याद रखेंगे हाइड्रोजन को। इसके अलावा कौन से याद रखेंगे Cu यानी कॉपर, और हैजी को एक के साथ रखेंगे यानी Hg, और आगे, आगे का मतलब Ag और आओ का मतलब Au। तो इतना है। तो ये अभिक्रियाशीलता के बढ़ने से घटते क्रम की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो काशीनाथ का माली, यहाँ पर देख लीजिए पोटेशियम पहला है और सबसे कम जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है वो ध्यान रखेंगे, वो होता है गोल्ड यानी Au गोल्ड। तो सबसे कम हो जाएगा गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों पर लगने लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारकीय प्राकृतिक वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान देंगे, हल्दी पर एक प्राकृतिक सूचक बन जाता है, सूचक होता है, हल्दी जो होता है एक प्राकृतिक सूचक होता है जिसके कारण से ऐसा संभव हो पाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नगर सीन नदी के तट पर बसा हुआ है? तो पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पर बसा हुआ शहर है, पेरिस सीन नदी के तट पर बसा हुआ शहर है, जबकि रोम जो है वो टाइबर नदी के तट पर स्थित है। ध्यान देंगे, टाइबर नदी के तट पर स्थित है। लंदन जो है वो टेम्स नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? ध्यान देंगे, उत्तरी ध्रुव सबसे निकटतम स्थान के रूप में देखा जाता है, जो आर्कटिक महासागर के पास में स्थित क्षेत्र होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सबसे अवरोही क्रम इसमें से कौन सा होता है? तो आप भी जानते हैं, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 78.08%, दूसरा ऑक्सीजन होता है जो 21% पाया जाता है, जबकि तीसरा जो होता है वो पाया जाता है आपका आर्गन और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? आर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अब परसेंटेज भी देख लेंगे तो नाइट्रोजन का 78.08% यानी 78% रखेंगे, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, आर्गन की ओर अगर ध्यान देंगे तो 0.93%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो ज्वार भाटा क्यों आते हैं? ईब और डिक्रीज, इसका अंग्रेजी होता है ईब और डिक्रीज। यह क्यों आते हैं भाई? तो यह जब चंद्रमा और सूर्य के सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा और सूर्य के सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी का वह भाग
जहां जल मौजूद होता है वहीं पर ज्वार और भाटा आता है। तो जाहिर सी बात है सूर्य और चंद्रमा के सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर। अब इसमें भी आता है कि जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों अगर समकोणित हो तो ऐसे में 15 से 20% निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। ऐसे में 15 से 20, अब एक यह सूर्य है और पृथ्वी है और एक है चंद्रमा, इस तरीका से अगर मौजूद है तो 15 से 20% निम्न ज्वार उत्पन्न होता है, निम्न ज्वार होता है। जबकि अगर तीनों समकोणित, तीनों एक ही रेखा में हो, 180 डिग्री पर हो, तीनों एक ही रेखा में हो, एक जगह सूर्य मौजूद है और दूसरा तरफ पृथ्वी मौजूद है और फिर चंद्रमा मौजूद है, यानी तीनों एक ही रेखा में मौजूद हो, तो ऐसे में 15 से 20% उच्च ज्वार होता है। उच्च ज्वार होता है पृथ्वी का वह भाग जहां पर जल मौजूद होता है, वहां पर ज्वार उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सा झील या झीलें सम्मिलित नहीं किया जाता है? ध्यान रखने वाली बात है। तो सुपीरियर झील आता है, मिशिगन झील आता है, ईरी झील आता है, लेकिन ग्रेट बैरियर झील जो है वो नहीं आता है। ग्रेट बैरियर झील जो है वो नहीं आता है। क्लियर। अब ध्यान देंगे ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो सुपीरियर आ गया, मिशिगन झील आ गया, ह्यूरॉन झील आ गया, एक और याद रखेंगे ह्यूरॉन झील, ह्यूरॉन झील आ गया, ओंटेरियो झील आ गया, ओंटेरियो झील। यह सभी झीलें जो है वह ग्रेट लेक्स के अंतर्गत यानी महान झील के अंतर्गत शामिल किया जाने वाला झील होता है। लेकिन सुपीरियर झील जो होता है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील होता है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। तो ग्रेट बैरियर झील जो है, महान आरोधक झील जो है वह इसके अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? लौटते हुए मानसून के कारण जो बारिश होती है वो तमिलनाडु राज्य में होती है, जो बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, और यह मानसून के लौटने का समय कहलाता है भारत में। तो तमिलनाडु में सर्वाधिक बारिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है नक्षत्र मंडल के नाम से जानी जाती है। जब हम अब यह नक्षत्र मंडल अगर आपको देखना है तो रात्रि के समय आसमान की ओर देखिए, उस समय तारों के विभिन्न समूह द्वारा एक आकृति बनाया जाता है। क्लियर। जैसे सप्तर्षि तारा देखते हैं ना, 7 ऋषियों वाला तारा, सतभैवा को हम लोग कहते थे बचपन में, सतभैवा, तिंगड़ीवा, ये सब क्या है? नक्षत्र मंडल का निर्माण करता है, यानी तारा मिल जाता है और एक मंडल बना लेता है, उसे ही नक्षत्र मंडल की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड है इसमें से? तो खगोलीय पिंड के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? ध्यान रखेंगे चंद्रमा भी है, खगोलीय ही है, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, पृथ्वी भी है और उल्का पिंड, यानी सभी जो है वो खगोलीय पिंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखेंगे यह 99वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना 99वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया था। संशोधन कब हुआ था जो भी याद रखेंगे आप, तो 2014 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा आंकड़ा देख लेते हैं, तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि 98वां संवैधानिक संशोधन जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसकी चर्चा तो यह 2012 में हुई थी। 2012 में हुई थी, किससे संबंधित है? तो संविधान में अनुच्छेद 371 शामिल किया गया था। क्लियर। जबकि अगर हम ध्यान देते हैं 100वां संवैधानिक संशोधन, तो यह हुआ था 2015 में 100वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, जो भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित संशोधन था। क्लियर। जबकि 97वां संवैधानिक संशोधन जो था, ध्यान रखेंगे यह सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन को स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो ध्यान देंगे 19 का डी में कहा गया है। ये मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है और 19 के डी में भारत के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, अनुच्छेद 19 के डी में दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संघ और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह भाग 11 में किया गया है। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक की चर्चा किया गया है। थोड़ा सा लिख भी लेंगे, अनुच्छेद 245 से 255 तक, 255 पूरा लिखें, 245 से लेकर 255 अनुच्छेद तक भाग 11 की चर्चा किया गया है, जिसमें संघ और राज्य के बीच में विधायी संबंधों की चर्चा का उल्लेख किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत कब खो देता है? ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब 1/6 मत अगर हासिल नहीं कर पाता है, कुल वैध मतों का जितना मत पड़ा है उसके वैध मतों का 1/6 प्राप्त करने में अगर असफल होता है तो अपनी जमानत राशि खो देता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो प्रथम संशोधन विधेयक जो था वो 1951 ईस्वी में लाया गया था। अब ध्यान देंगे कि 1951 ईस्वी में यह जो प्रथम संवैधानिक संशोधन विधेयक था, इसके तहत संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 और 31 के ख तथा अनुसूची 9 को जोड़ा गया था, शामिल किया गया था। कि क्या क्या जोड़ा गया था? तो ध्यान देंगे, अनुच्छेद पहले ध्यान देंगे, अनुच्छेद 31 का क, 31 का ख तथा 9वीं अनुसूची को, 9वीं अनुसूची शामिल किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। अब वह विधेयक कहां लाया जा सकता है? ध्यान देंगे, चाहे तो लोकसभा में भी लाया जा सकता है, चाहे तो राज्यसभा में, यानी उच्च सदन में भी लाया जा सकता है और निम्न सदन में भी लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं, ना कि राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल करते हैं। तो यही आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन है? ध्यान देंगे, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, यह बिल्कुल ही सही है आपका। तीसरा है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है, बिल्कुल यह गलत हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो एक निर्वाचक मंडल होता है जिसके तहत चुनाव आयोग करवाता है, ना कि राष्ट्रपति करवाता है। ऑप्शन नंबर सी असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से रहा था? तो ध्यान देंगे, फिरदौसी संप्रदाय से इनका संबंध रहा था, फिरदौसी संप्रदाय से। थोड़ा सा ध्यान देंगे, मध्यकालीन बिहार में फिरदौसी सिलसिला जो था वो सबसे अधिक लोकप्रिय था। मध्यकालीन भारत में बिहार के सुप्रसिद्ध संत सूफी संत थे सरफुद्दीन मनेरी, इनका संबंध तो पहली बात की रहा बिहार से ही, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बिहार से, बिहार शरीफ से रहा। ये बिहार शरीफ में संत सरफुद्दीन मनेरी का दरगाह भी है। तो बिहार शरीफ में इनका दरगाह भी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन बना या कौन रहा? तो मोहम्मद शाह अंतिम शासक हुआ। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, रंगीला बादशाह। खूब रंगरसिया मनाता था, रंगीला बादशाह कहा जाता है मोहम्मद शाह को। आप समझेंगे, यही अंतिम मुगल सम्राट था जिन्होंने मयूर सिंहासन पर बैठा था। इन्हीं के शासनकाल में 1739 ईस्वी में आक्रमण किया नादिर शाह ने। किसके द्वारा? नादिर शाह के द्वारा आक्रमण किया गया और मयूर सिंहासन, जिसे तख्त ए ताऊस के नाम से भी जाना जाता था, इसका और नाम है तख्त ए ताऊस। इस तख्त ए ताऊस को अपने साथ ले गया था और कोहिनूर हीरा जो इसमें लगा हुआ था, इसी में तख्त ए ताऊस में कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, उसको भी यह ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ध्यान देंगे, पूर्वकालिक जैन ग्रंथ के अंतर्गत 14 पूर्व को शामिल किया जाता है। क्लियर? 14 पूर्व को
शामिल किया जाता है। ध्यान देंगे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है महावीर स्वामी को, और महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए थे, और इन्हीं के द्वारा सिद्धांत दिया गया था 14 पूर्व का सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, ध्यान देंगे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। क्लियर? जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, 12 अंग तथा 12 उपांग भी जैन धर्म से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के समय खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालसा भूमि जो थी वो अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। इस बात का ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर सी, व्यापारिक मार्गों की चर्चा इसमें मिलिंद पन्हों में कहीं भी नहीं किया हुआ है। मिलिंद पन्हों में तो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच का संवाद की चर्चा किया गया है मिलिंद पन्हों में, जिसकी रचना नागसेन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? तो अछूत की अवधारणा जो है वो उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हो गई थी। अब उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल जो रहा था वो 10, ध्यान रखेंगे 1000 ईसा पूर्व 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक जो कार्यकाल रहा, 600 बीसी तक जो समय रहा वह उत्तर वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। जबकि ऋग वैदिक काल जो 1400 ईसा पूर्व से लेकर और 1000 ईसा पूर्व तक के कार्यकाल को कहा जाता है, समय को कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो ध्यान रखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ से जो भी अवशेष मिले हैं उसे अवशेष तो मिला है, प्रमाण मिला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता, यानी आधा इतिहास मिला है। अब कोई चीज आपको मिले और उसको आप समझ ही नहीं पाए, वो उसको आप समझ ही नहीं पाए, केवल लॉजिक पर ही उसको आप समझ पाए। क्लियर? अब जैसे कि एक बॉक्सा मिला है, और उस बॉक्सा में कुछ श्रृंगार उंगार है, तो जाहिर सी बात है उसमें अनुमान लगाया गया था श्रृंगार के लिए यूज होता होगा, तो पूरा गांववासी बड़ा सा बॉक्सा है, बहुत बड़ा बॉक्सा है, तो उसमें पूरा जो नगरवासी होते थे श्रृंगार उसी के तहत करते थे। तो आपको वो चीज तो मिला है प्रमाणिक तौर पर, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाए हैं, केवल लॉजिक के तौर पर उसको आप समझने का प्रयास करते हैं, उसे आधा ऐतिहासिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण जो है वो सवाई राजा जयसिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया है। क्लियर? थोड़ा सा अगर ध्यान देने वाली बात होगी तो 5 वेधशाला का निर्माण इन्होंने करवाया था, जो अलग अलग स्थान पर करवाया था, बनारस, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में। क्लियर? ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से कौन सा स्थान पर सवाई जय सिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया गया है। तो ध्यान देंगे दिल्ली, बनारस, इसके अलावा ध्यान रखेंगे दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन, मथुरा। जयपुर, उज्जैन और मथुरा 5 जगह पर वेधशाला का निर्माण करवाया था, दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन और मथुरा। ध्यान देंगे सवाई जयसिंह के द्वारा अश्वमेध यज्ञ भी करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य सामाजिक समता व न्याय के साथ आर्थिक विकास रहा था? तो ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का यह मुख्य उद्देश्य रहा था कि सामाजिक समता और न्याय के साथ आर्थिक विकास होना बहुत जरूरी है। ध्यान देंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल भी आप याद रखिएगा कि 2002 से लेकर 2005 तक इसका कार्यकाल, 7 तक, 5 वर्षीय योजना है तो 7 तक इसका कार्यकाल रहा था, इस बात का ध्यान रखिएगा। पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल को याद करने के लिए कहते हैं 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा 90 92 पॉकेट में। 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा 90 92 पॉकेट में। अब देखेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है, इस योजना में 8% विकास दर को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन लक्ष्य हासिल जो हुआ 8% विकास दर को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन 7.6% प्राप्त हुआ।
क्लियर, 7.6% ही प्राप्त हो पाया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी किस वर्ष लाया गया था? ध्यान रखेंगे 2000 में यह पॉलिसी को लाया गया था। अब अधिनियम, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम SEZ अधिनियम यानी एक्ट जो लाया गया वह कब लाया गया था, यह भी आपको याद रखना है, 2005 में लाया गया था। इसके अलावा अगर नियम की बात करेगा, SEZ लॉ यानी नियम की बात करेगा तो लॉ लाया गया था 2006 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से बनाई गई समिति के अध्यक्ष इसमें से कौन है? ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर बी अशोक गलवई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग द्वारा संचालित विजन प्लान किस समग्र अवधि का है? कितने समय अवधि का? यह समग्र अवधि का है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है दोनों का। विजन प्लान जो है पंचवर्षीय योजना के स्थान पर लाया गया नीति आयोग द्वारा। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ही बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि पंचवर्षीय योजना के स्थान पर, अब पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया और पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग के द्वारा अब विजन प्लान, इसी का नाम बदल के विजन प्लान कर दिया गया, जो कितने कितने वर्ष तक यह अवधि इसका रहेगा। पंचवर्षीय योजना का तो 5 वर्ष रहता था, इसका अवधि कितने वर्ष तक रहेगा? तो ध्यान देंगे 15 वर्ष की अवधि रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है? तो ध्यान देंगे ऊर्जा की इकाई के समान जो होता है वो कार्य की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो उस पर किया गया कार्य जो होगा वो शून्य होगा, क्योंकि कार्य कहता है बल बराबर बल बटा क्षेत्र, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे और वह बदले में विस्थापित हो जाएगा, विस्थापन, तभी मेरे द्वारा किया गया कार्य होगा। और यह वृत्ताकार पथ है। लो बेटा, यहाँ एक पिंड को रख दो और यहाँ बस घूमते रहो दिन भर, रात भर, 2 दिन, 4 दिन, 6 महीना, साल भर घूमते रहो। क्या यह पिंड विस्थापित हुआ? अब पिंड पर घूम रहा है तो बार बार यहाँ फिर अपना मूल स्थान पर आ ही जा रहा है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। जबकि कोई पिंड है और इस पर जब हम बल लगाए तो पिंड घिसक कर यहाँ अगर आ जाएगा तो मेरे द्वारा किया गया कार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन इसमें हो सकता है? ध्यान रखेंगे तो दिशा परिवर्तन इसमें हो सकता है, दिशा परिवर्तन हो सकता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सी रंग की लौ यानी ज्वाला उत्पन्न हो जाती है? आपूर्ति पर्याप्त होने पर, जब ऑक्सीजन अच्छा खासा मिलने लगेगा तो नीली जौ के साथ वह जलने लगेगी, तो समझ जाइएगा ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। क्लियर? ये मोमबत्ती में आसानी से आप देख सकते हैं, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और ऑक्सीजन मिल रहा है तो नीली ज्वाला के साथ वह जलना शुरू हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता कितनी होती है? विद्युत रोधी करने का मतलब विद्युत का जो कुचालक होता है उसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो ध्यान देंगे 10 पर पावर 12 ओम से लेकर 10 पर पावर 17 ओम तक होती है। ओम मीटर 10 पर पावर 12 ओम मीटर से लेकर 10 पर पावर 17 ओम मीटर होती है। ध्यान देंगे। क्लियर? जबकि धातु जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि धातु जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, तो धातु की प्रतिरोधकता अगर आपसे पूछेगा, ये बात भी ध्यान रखेंगे, धातु की प्रतिरोधकता, धातु की प्रतिरोधकता, धातु की प्रतिरोधकता तो शून्य ही नहीं बल्कि निगेटिव में होगी, क्योंकि यह तो विद्युत का सुचालक होता है, प्रतिरोधकता तो इसकी कम होती है। तो ध्यान रखेंगे जो 10 पर पावर 8 ओम मीटर से लेकर -8 रखेंगे, माइनस में चल जाता है, 10 पर पावर -6 ओम मीटर होता है। जबकि अति चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता की अगर बात करेंगे, अति चालक पदार्थ के प्रतिरोधकता कितना होती है? तो 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सीटी स्कैन में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो सीटी स्कैन में जो तरंगों का प्रयोग किया जाता है वो एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है, जिसकी खोज रोएंटजन के द्वारा किया गया था और यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो ध्यान रखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस में प्लस 2.0 डी यानी 2 डाईऑप्टर की शक्ति है, लेंस की किस्म यानी जो प्रकृति है और इसकी फोकल लंबाई जो है वह कितनी हो जाएगी? तो आप ध्यान रखिएगा, लेंस का शक्ति यानी पावर जो है वह 2D है, 2 डाईऑप्टर है। क्लियर। अब ध्यान देंगे P बराबर अगर जो निकालते हैं तो 1/F होता है। तब आपसे पूछा फोकल लंबाई यानी F बराबर 1/P हो जाएगा और 1/P का मान कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है और आपको 1/2 दिया हुआ है, तो इसको मान निकालेंगे तो 0.5 मीटर के रूप में आपका आंसर निकल के आएगा। क्लियर। तो आप ध्यान देंगे इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल होगा। इसकी प्रकृति और फोकल लंबाई जो होगी वह होगी 0.5 मीटर। क्लियर। जब जैसे ही फोकस दूरी प्लस में आ गया तो लेंस उत्तल होगा। अब मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन होती है? तो स्टेपस जो कान में पाई जाती है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो जांघ में पाई जाती है। टीबिया जो होती है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी अस्थि होती है, दूसरी सबसे बड़ी टीबिया होती है जो पैर में पाई जाती है। सबसे कमजोर अस्थि कौन होता है? तो क्लैविकल होता है, जिसे कॉलर बोन कहा जाता है या पैसन बोन इसे कहा जाता है, यह क्लैविकल होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक परीक्षण सिक टेस्ट किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है? ध्यान रखेंगे डिप्थीरिया का पता लगाने के लिए सिक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। डिप्थीरिया किसको प्रभावित करता है? तो गला को प्रभावित कर देता है। इसकी चपेट में जो होते हैं वो अधिकतर ज्यादातर बच्चे ही इसमें शामिल होते हैं। डिप्थीरिया जो होता है वो किस प्रकार का रोग होता है यानी किसके द्वारा संक्रमित होता है? तो कहते हैं डिप्थीसिटी का कुटनी है, जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ध्यान रखेंगे थायराइड जो होती है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अग्नाशय जो होता है वो मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जबकि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है और यह मिश्रित होती है। मिश्रित सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी, लेकिन अंतःस्रावी में थायराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक होता है? तो ध्यान रखेंगे ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड के उपापचय में विटामिन B3 जो होता है वो सहायक होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम की बात करेंगे तो निकोटिनोमाइड होता है या इसी को नियोसिन कहा जाता है। निकोटिनोमाइड या नियासिन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वासियोरकर रोग और मरासमस दोनों रोग है। क्वासियोरकर और मरासमस रोग किसकी कमी से हो जाता है? तो ध्यान देंगे बच्चों में होने वाला रोग होता है जो प्रोटीन में होने वाला रोग होता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस जो अम्ल क्षार पहचान में प्रयुक्त होता है किससे प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस जो होता है वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन को कवक एवं शैवाल की योजक कड़ी कहा जाता है। कवक प्लस शैवाल की योजक कड़ी यानी सिम्बायोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया इसमें से कौन सा है? ध्यान रखेंगे एजोटोबैक्टर, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ियां यानी स्पाइडर में उत्सर्जी एक्सक्रेटा जो होता है वह उत्पादन होता है किस रूप में? यानी उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं वो मकड़ियों में किस रूप में होता है? तो ध्यान देंगे गुआनीन के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर डी गुआनीन का यह उत्सर्जन करता है। जबकि ध्यान देंगे पक्षियों का जो बीट होता है वह यूरिक एसिड होता है जो यूरिकोटैलिक के रूप में शामिल किया जाता है। इसे पक्षी जो होते हैं यूरिकोटैलिक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जबकि मैमेलिया जो होता है वो यूरियोटैलिक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जबकि रेप्टिलिया जो होता है वो एमिनोटैलिक के रूप में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रयोगशाला के खरपतवार यानी बीड के नाम से जाना जाता है। तो प्रयोगशाला में खरपतवार को एस्परजिलस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन किस अवस्था के दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित हो जाते हैं? ध्यान देंगे, समसूत्री विभाजन जो होते हैं वो मेटाफेज अवस्था के दौरान जो होते हैं विभाजित सेल में गुणसूत्र जो होता है उसका मध्य रेखा पर आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा क्वेश्चन, सेल डिवीजन 3 प्रकार से होता है, समसूत्री, असूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर? और सेल डिवीजन की खोज बिरचाऊ नामक विद्वान के द्वारा 1855 ईस्वी में किया गया था, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दक्षिण एशियाई देश की कैबिनेट ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर पाबंदी का आदेश दिया है, यानी बुर्का पहनने पर अब पाबंदी लगा दिया है, वह कौन सा दक्षिण एशियाई देश रहा है? क्लियर? ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका जो है वह बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो चिनाब नदी पर सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। अब ध्यान देंगे कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने के लिए जम्मू के रियासी क्षेत्र में या चिनाब नदी पर यह पुल बनाया जा रहा है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल होगा। यह पुल की ओर ध्यान देंगे तो बारामूला से उधमपुर, कटरा और काजीकुंड के रास्ते जम्मू को जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने समर अभियान शुरू किया है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन। झारखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए समर अभियान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट को किस यान से प्रक्षेपित किया है? बड़ा गर्व की बात है कि भारत अब अमेरिका के भी अनुसंधान को अब प्रक्षेपित कर रहा है, तो बड़ा गर्व की बात है। ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर सी PSLV C-51 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव, क्रिकेट कप्तान है कपिल देव, इसमें शामिल करना चाहिए पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक दूसरे विकेट लेने वाले गेंदबाज इनमें से कौन बन गए हैं? तो R अश्विन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर सी अमजद अली खान को सम्मानित किया गया है। वर्तमान में केंद्रीय बजट में घोषित मित्र योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मित्र योजना जो है वो वस्त्र से संबंधित है। यह 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क मित्र जो है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क योजना जो है इसकी घोषणा किया गया है। अब इसमें वस्त्रों को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से आगे बढ़ाने के लिए ऐसा नियम को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 में कहां आयोजित किया जाएगा? ध्यान रखेंगे 2022 में आयोजित किया गया। तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर बी वियतनाम में आयोजित 12 से 23 मई के मध्य वियतनाम में आयोजित किया गया। ध्यान रखेंगे 2023 में इसका आयोजन कंबोडिया में होगा। 2023 में कंबोडिया में होगा इसी एशियाई खेल का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना द्वारा कहां पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है? तो वायु शक्ति अभ्यास भारतीय सेना के द्वारा राजस्थान में आयोजित किया गया है, जो कि 7 मार्च को जैसलमेर के पोखरण रेंज में वायु शक्ति अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान में ध्यान देंगे विशेषता क्या रहा? तो 148 विमान भाग लिया, जिसमें से 109 लड़ाकू विमान शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविफेन्ज को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर डी कनाडा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2023 में अगले फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करने के लिए फीफा द्वारा किस देश की घोषणा की गई है? अब ध्यान देंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फुटबॉल क्लब विश्व कप, ऐसा नहीं कि फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रहा है। नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप जो अब होगा 2026 में होगा और वो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में इसका आयोजक देश रहेगा। क्लियर? इस बार जो 2022 में हुआ 22वां फीफा वर्ल्ड कप वो कतर में आयोजित किया गया, जो अर्जेंटीना जीत लिया फ्रांस को डिफीट करके।
यहाँ पर है फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करने के लिए फीफा द्वारा किस देश की घोषणा की गई है? तो ध्यान देंगे किस देश की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर बी मोरक्को में होगा। यही घोषणा किया गया कि मोरक्को में आयोजित किया जाएगा। क्लियर? और यह टूर्नामेंट जो होगा वो 1 से लेकर 11 फरवरी 2023 के बीच में 1 से 11 फरवरी 2023 में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश 2023 में उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश बन गया है? तो ध्यान देंगे पहला देश जो बन गया है वो भारत बन गया है, जो भारत संचार संग्रह के स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश, दुनिया का पहला देश यह बन गया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा 75 क्वेश्चन रहा बीएसएससी का। आपका एग्जाम बेहतर हो, अच्छा हो, इसके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। जो भी एग्जाम आएगा उसके लिए हमसे प्रैक्टिस आपको करवाते रहे। इसके अलावा जब डिस्क्रिप्शन आपको बताएंगे तो इससे भी बेहतरीन तरीका से हम बताने का कोशिश करेंगे और एक से एक ट्रिक देने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स सारा एनसीईआरटी का आप लोग से बार बार कहते हैं एनसीईआरटी का रिवीजन कम से कम आप लोग निश्चित तौर पर यूट्यूब पर कर लीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप व्हाट्सएप पर मंगवा सकते हैं। 10 रुपया पे करके एक सब्जेक्ट के साइंस के एक सब्जेक्ट का पेबल अमाउंट 10 रुपया होगा और इसके अलावा तीनों का लेना चाहते हैं तो 30 रुपया पेड करना होगा। फ्रेंड्स तो आज की सेवा को देते विराम, शेष की चर्चा करेंगे अगले से प्रैक्टिस में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें अपनी तैयारी को बनाए रखिए।